दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल हाई टारगेट में। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th सोशल साइंस का मॉडल पेपर, जिसमें हम लोग टोटल 80 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। और दोस्तों, सभी प्रश्न परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक एक क्वेश्चन आपके परीक्षा में आ सकता है, इसलिए सभी प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लीजिए और इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, ताकि एक भी क्वेश्चन आपसे मिस ना हो सके। और जो क्वेश्चन आपको याद नहीं रहेगा उसको आप लोग एक कॉपी में नोट करते जाइएगा, ताकि आपको बाद में रिवीजन करने में आसानी हो। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, पहला क्वेश्चन कहता है कि हिंद चीन क्षेत्र में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है। दोस्तों, हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है, तो आपको ऑप्शन दिया गया है। ए में वियतनाम, बी है लाओस, सी है चीन और डी है कंबोडिया। तो देखिए, इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, चीन। दोस्तों, चीन एक स्वतंत्र देश है, ये आप लोग जानते होंगे। और जो हिंद चीन क्षेत्र है उस पर भारत का और चीन का अधिकार था। उसमें कौन कौन से देश आते थे, उसमें कौन कौन से राष्ट्र आते थे, तो वियतनाम हो गया, लाओस हो गया, कंबोडिया, ये सब हिंद चीन क्षेत्र के अंतर्गत आते थे। चलिए उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन कहता है कि वियना कांग्रेस कब हुआ था। आपको तिथि बताना है कि वियना कांग्रेस हुआ था जो किस तिथि को हुआ था। तो हमारा आंसर होगा 1815 ईस्वी, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए उसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन कहता है कि भारत में गद्दार पार्टी की स्थापना किसने की। दोस्तों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी है। ये भी क्वेश्चन आपके परीक्षा में आ सकता है। तो देखिए, गद्दार पार्टी का जो स्थापना है वो किसने किया, तो लाला हरदयाल ने किया, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए उसके बाद देखिए चौथा क्वेश्चन। देखिए चौथा प्रश्न कहता है कि द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में किस संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ था। तो देखिए, आपको ऑप्शन दिया हुआ है। ए में सार्क, बी है नाटो, सी है ओपेक और डी दिया गया है यूरोपीय संघ। तो देखिए, द्वितीय महायुद्ध यानी कि जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था उसमें आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए यूरोपीय संघ का स्थापना हुआ था। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए पांचवा क्वेश्चन कहता है कि नरोत्तम सिंहनुक किस देश के शासक थे। दोस्तों, नरोत्तम सिंहनुक किस देश के शासक थे, तो हमारा आंसर हो जाएगा कंबोडिया। और प्रश्न ये भी आता है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है, तो अंकोर वाट का मंदिर भी कंबोडिया में है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि वाष्प चलित इंजन का आविष्कार किसने किया। दोस्तों, वाष्प चलित इंजन, इसी को स्टीम इंजन कहा जाता है। तो स्टीम इंजन का खोज किसने किया था, तो जेम्स वाट ने किया था, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई। तो देखिए, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिससे शॉर्ट में टिस्को कहा जाता है, टिस्को कहा जाता है, तो टिस्को की स्थापना है वो 1907 ईस्वी में कहाँ किया गया था, जमशेदपुर में किया गया था। और जमशेदपुर कहाँ है, तो झारखंड में है। जमशेदपुर कहाँ है, झारखंड में। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि गोल घर कहाँ स्थित है। दोस्तों, गोल घर कहाँ स्थित है, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो गोल घर जो है वो कहाँ स्थित है, पटना में स्थित है। गोल घर कहाँ है, पटना में। और गोल घर क्यों बनाया गया था, तो गोल घर जो है वो अनाज रखने के लिए बनाया गया था। गोल घर किस लिए बनाया गया था, अनाज रखने के लिए बनाया गया था। और कौन बनाया था, तो ब्रिटिश सरकार ने बनाया था। किसने बनाया था, ब्रिटिश सरकार ने बनाया था गोल घर को। किस लिए, तो अनाज रखने के लिए बनाया था। तो हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन बी है। चलिए उसके बाद देखिए नौवां क्वेश्चन कहता है कि किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने
न्यू डील लागू की। दोस्तों न्यू डील किसने लागू किया था? तो रूजवेल्ट ने लागू किया था, यानी कि FD रूजवेल्ट। हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, FD रूजवेल्ट। न्यू डील किसने लागू किया? तो FD रूजवेल्ट ने। चलिए उसके बाद देखिए 10वां क्वेश्चन, कहता है कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? दोस्तों नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? तो हमारा उत्तर हो जाएगा 1804 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। चलिए उसके बाद देखिए, कहता है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? दोस्तों फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो 1871 ईस्वी का इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए उसके बाद देखिए, कहता है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका जन्म हुआ था जर्मनी में, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए उसके बाद देखिए 13 नंबर सवाल, देखिए कहता है कि 1991 में निम्न में से कौन सा अस्तित्व में आया? यानी कि 1991 में किसकी स्थापना हुई थी? तो 1991 में ऑप्शन देखिए WTO, उसके बाद GATT, उसके बाद नई आर्थिक नीति, और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 1991 में किसकी स्थापना हुई थी? तो नई आर्थिक नीति की स्थापना हुई थी। तो अस्तित्व में कौन आया था? तो ऑप्शन सी, नई आर्थिक नीति। चलिए उसके बाद देखिए, कहता है कि इन आर्थिक क्रियाओं में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो देखिए प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन सा क्षेत्र आता है? तो प्राथमिक क्षेत्र में कृषि क्षेत्र आता है, और देखिए ऑप्शन दिया हुआ है मत्स्य पालन, बी है बैंकिंग। तो देखिए बैंकिंग है वो कौन सा क्षेत्र है? सेवा क्षेत्र है। बैंकिंग क्या है? सेवा क्षेत्र है। और सेवा क्षेत्र है वो प्राथमिक में नहीं आता है, यह तृतीयक में आता है। किस में आता है? तृतीयक में। तो इसको आप याद रखिए, यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। उसके बाद देखिए, कहता है कि जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई और सलेम किस उद्योग का केंद्र है? देखिए दुर्गापुर हो गया, जमशेदपुर हो गया, भिलाई हो गया, सलेम हो गया, ये सब जो जगह है वो किस उद्योग के लिए फेमस है? तो हमारा आंसर हो जाएगा आयरन और स्टील के लिए, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए उसके बाद देखिए, कहता है कि प्रति व्यक्ति आय का आशय है। दोस्तों प्रति व्यक्ति आय का मतलब क्या होता है? तो देखिए प्रति व्यक्ति आय का मतलब होता है कि देश के अंदर जो राष्ट्रीय आय है और उसका जनसंख्या से भागा देते हैं तो क्या निकलता है? औसत निकलता है, और औसत को ही क्या कहा जाता है? प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। यानी कि मान लीजिए कि एक देश का राष्ट्रीय आय है वो कितना है? 100 करोड़ मान लीजिए, 100 करोड़ है, और जनसंख्या कितना है? 100 लाख है। 100 लाख है तो उसको हम लोग भागा देंगे जितना से, और जितना पैसा आएगा वो प्रति व्यक्ति आय निकलेगा। चलिए उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 17 नंबर सवाल, कहता है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था वो 1951 ईस्वी में हुआ था, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? तो 1951 ईस्वी में। चलिए उसके बाद देखिए, कहता है कि बांग्लादेश की मुद्रा है। दोस्तों बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है? तो बांग्लादेश की मुद्रा का नाम है टका। अब देखिए टका कहाँ पे है? तो ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए उसके बाद देखिए, कहता है कि राष्ट्रीय आय का अर्थ है। दोस्तों राष्ट्रीय आय का क्या अर्थ होता है? तो राष्ट्रीय आय का मतलब होता है कि देश के अंदर, यानी कि कोई राष्ट्र के अंदर उत्पादन के साधनों से जितना भी आय अर्जित होता है उसको हम लोग राष्ट्रीय आय कहते हैं, यानी कि ऑप्शन डी सही होगा, उत्पादन के साधनों की आय। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखिए 20वां क्वेश्चन, कहता है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ था? दोस्तों भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून है वो 1986 ईस्वी में लागू हुआ था। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखिए 21वां क्वेश्चन, कहता है कि भूमि विकास बैंक। दोस्तों भूमि विकास बैंक क्या है? एक संस्था है। कहता है कि भूमि विकास बैंक के द्वारा किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है? ऋण मतलब होता है
लोन। तो भूमि विकास बैंक के द्वारा किस प्रकार का लोन दिया जाता है? तो यहाँ पे हो जाएगा दीर्घकालीन ऋण, यानी कि इसको लॉन्ग टर्म लोन भी कहा जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। दोस्तों आप लोग वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है और आपका टारगेट कितना है, यानी कि बोर्ड एग्जाम में आप कितना नंबर लाना चाहते हैं, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। चलिए उसके बाद देखिए 22वां क्वेश्चन कहता है कि भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है? दोस्तों भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है? तो देखिए भारत में जो अर्थव्यवस्था है वो किस प्रकार का है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो आर्थिक प्रणाली भी मिश्रित ही होगा, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर है। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि नागा अर्जुन सागर परियोजना संबंधित है। देखिए नागा अर्जुन परियोजना है वो कृष्णा नदी से संबंधित है। इसको आप लोग याद रखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हमेशा एग्जाम में आता है कि नागा अर्जुन जो सागर है वो किस नदी से संबंधित है? तो कृष्णा नदी से संबंधित है। तो ऑप्शन डी इसका सही है। चलिए उसके बाद आइए 24 नंबर सवाल में। देखिए 24वां क्वेश्चन कहता है कि 26 दिसंबर 2004 को विश्व के कौन सा भाग सुनामी से प्रभावित हुआ था? तो देखिए दिसंबर 2004 में बंगाल की खाड़ी में भयंकर सुनामी आया था, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? दोस्तों संचार व्यवस्था का बाधित होने का जो मुख्य कारण है वो क्या है? तो केबल का टूट जाना, यानी कि जो केबल वायर होता है उसके टूट जाने से संचार व्यवस्था है वो बाधित हो जाता है, यानी कि रुक जाता है। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि बाढ़ क्षति पहुंचाता है। दोस्तों बाढ़ किसको क्षति पहुंचाता है? ऑप्शन देखिए तो फसल को, पशुओं को, भवनों को और उपरोक्त सभी को। तो देखिए बाढ़ से तो हानि सभी को होता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि स्वर्णिक चतुर्भुज संबंधित है। दोस्तों स्वर्णिक चतुर्भुज क्या है? देखिए स्वर्णिक चतुर्भुज जो है वो सड़क मार्ग का एक श्रृंखला है, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। जो स्वर्णिक चतुर्भुज है वो सड़क मार्ग से संबंधित है। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए। तो देखिए बाढ़ के समय लोग कहाँ जाएगा? तो उच्च भूमि पर जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि निम्न में से कौन क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? दोस्तों आपको बताना है कि कौन क्षेत्रीय राजनीतिक दल है। तो देखिए भारतीय जनता पार्टी, उसके बाद देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, फिर हो गया जनता दल यूनाइटेड और डी हो गया भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। तो देखिए क्षेत्रीय राजनीतिक दल यानी कि जो एक विशेष क्षेत्र में है। तो देखिए बीजेपी है वो केंद्र का है, फिर कांग्रेस भी केंद्र का है, कम्युनिस्ट पार्टी भी केंद्र का है, ये जनता दल जो है वो क्षेत्रीय पार्टी है, स्पेशल बिहार का है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा जनता दल यूनाइटेड, जिसको जेडीयू कहा जाता है। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता है कि पंचायत के चुनाव कौन करवाता है? दोस्तों पंचायत का चुनाव हो गया या फिर किसी भी चीज का जो चुनाव है वो कौन कराता है? तो चुनाव आयोग कराता है। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी पंचायत का चुनाव कौन कराएगा? तो राज्य का जो इलेक्शन कमीशन होता है वो करवाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। उसके बाद आइए 31 नंबर सवाल में देखिए कहता है कि भारत के किस राज्य से पंचायती राज की शुरुआत हुई? तो देखिए ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग वीवीआई कर लीजिए और याद नहीं है तो इसको भी आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा। तो देखिए पंचायती राज का जो शुरुआत है वो कहाँ से शुरू हुआ है? राजस्थान से शुरू हुआ है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। और इसका जो गठन है वो बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर किया गया है। ये भी क्वेश्चन आता है, तो यहाँ पर लिख देते हैं बलवंत राय मेहता, यह एक समिति गठित हुआ था, इसके आधार पर ही पंचायती राज की शुरुआत की गई। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा,
ये भी क्वेश्चन परीक्षा में आ सकता है। चलिए उसके बाद देखिए 32 नंबर सवाल कहता है कि 1975 वर्ष 1975 है वो भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है। तो देखिए 1975 का जो काल था उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री तो थी लेकिन इससे पहले बनी थी और देश में आपातकाल लागू हुआ था, यानी कि यह जो 1975 का जो डेट है वो देश में आंतरिक आपातकाल जो लागू हुआ था इसके लिए जाना जाता है। देखिए इंदिरा गांधी तो 1972 में ही प्रधानमंत्री बन गई थी, तो ये तो क्वेश्चन हो ऑप्शन आंसर तो होगा नहीं, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। उसके बाद देखिए कहता है कि ताड़ी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू किया गया। दोस्तों ताड़ी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू हुआ था, तो इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए उसके बाद आइए अगला क्वेश्चन में। देखिए कहता है कि धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है। दोस्तों धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है, तो आंसर होगा सांप्रदायिक, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखिए 35वां क्वेश्चन कहता है कि सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि। देखिए सत्ता में साझेदारी क्यों सही है, तो इसमें क्या होता है कि समुदायों के बीच जो टकराव होता है वो कम हो जाता है। तो देखिए ऑप्शन डी को ध्यान से देखिए, विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम कराती है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए उसके बाद देखिए 36वां सवाल कहता है कि नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए नेपाल में जो सप्तदलीय गठबंधन है उसका मुख्य उद्देश्य आपको बताना है कि मुख्य उद्देश्य क्या है, तो उसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था लोकतंत्र का स्थापना करना। क्या था, लोकतंत्र का स्थापना करना। देखिए लोकतंत्र का स्थापना करना कहाँ पे है, ऑप्शन बी में है। चलिए उसके बाद आइए 37 नंबर सवाल में कहता है कि भारत के इन राज्यों में कौन कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है। देखिए सबसे ज्यादा कोयला है वो भारत के किस राज्य में उत्पादित होता है, तो आंसर हो जाएगा झारखंड, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए कहता है कि सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त राज्य है। तो देखिए सौर ऊर्जा के लिए सबसे उपयुक्त राज्य कौन है, राजस्थान है, क्योंकि राजस्थान में जो मरुस्थल है वो काफी बड़ा है और वो किसी काम लायक तो है नहीं, और गर्मी के मौसम में वहाँ पर गर्मी भी ज़्यादा रहता है, इसलिए सरकार कई योजना के तहत वहाँ पर सोलर पैनल जो है वो लगवा रही है ताकि वहाँ से विद्युत उत्पादन करके क्षेत्र का जो उपयोग है वो सही ढंग से किया जा सके। उसके बाद देखिए 39 नंबर का सवाल कहता है कि बिहार में पहली नदी घाटी परियोजना कौन है। देखिए बिहार का जो सबसे पहला नदी घाटी परियोजना है वो कौन सा है, तो सोन नदी घाटी परियोजना है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा। बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन है, तो सोन नदी घाटी परियोजना। 40 नंबर सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ है। देखिए सुंदरवन कहाँ है, सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत में सबसे लंबा बांध कौन है। दोस्तों भारत में जो सबसे लंबा बांध है वो कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा हीराकुंड बांध, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अब देखिए अगर आप लोग पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि हीराकुंड बांध है वो किस राज्य में है, तो आप राज्य का नाम कमेंट कीजिए कि जो हीराकुंड बांध है वो भारत के किस राज्य में है। जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए, अगर आपको आंसर नहीं पता है तो इंटरनेट पर खोज करके ही कमेंट कर दीजिए ताकि आपको ये लंबे समय तक बात याद रहे। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। देखिए कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। तो देखिए प्राथमिक ऊर्जा किसको कहते हैं, जिसको हम लोग डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। तो देखिए कोयला है, डायरेक्ट यूज होता है, और उसके बाद पेट्रोलियम है, ये भी डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। प्राकृतिक गैस है, इसका भी डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए विद्युत है, तो विद्युत ऊर्जा तो डायरेक्ट होता ना है, इसको किसी चीज से उत्पादित किया जाता है, जैसे कोयला जला करके, या फिर जो विद्युत जो होता है पानी से उत्पादन होता है उससे, यानी कि कई तरीके हैं, जैसे सोलर पैनल है उससे विद्युत बनाया जाता है, फिर नाभिकीय विखंडन के द्वारा बनाया जाता है। तो कई फॉर्म के एनर्जी को ही विद्युत ऊर्जा में चेंज किया जाता है, इसलिए प्राथमिक नहीं है, इसको हम लोग कह सकते हैं
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए, कहता है कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। दोस्तों पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाजीपुर। दोस्तों रेलवे का मुख्यालय आप लोग याद कर लीजिएगा, इससे एक प्रश्न आपके परीक्षा में हमेशा आता है, तो आप लोग याद कर लीजिएगा कि कौन सा रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। अब आइए अगला सवाल में, देखिए चावल है। दोस्तों चावल क्या है, तो चावल एक खरीफ फसल है। कौन सा फसल है, खरीफ फसल है। अब देखिए इसको याद अगर आपसे नहीं हो रहा है कि चावल है वो कैसे जानेंगे कि खरीफ फसल है, तो धान के आप नाम सुने होंगे, देखते होंगे धान, तो देखते होंगे कि धान में क्या होता है, जो जिसमें चावल का दाना नहीं होता है उसमें क्या होता है, खखरी रहता है। देहाती भाषा में इसको खखरी कहा जाता है। तो खखरी से हम लोग याद रखेंगे खरीफ, और किसमें खखरी होता है, तो धान में होता है। तो धान कौन सा फसल है, खरीफ फसल है। चावल तो खरीफ फसल है। अब देखिए जब चावल खरीफ फसल है तो रबी फसल कौन हो जाएगा, गेहूं हो जाएगा। तो इसको आप लोग याद रखिए। देखिए अब आपको बता दिए कि लंबा समय तक इसको आप लोग याद रख पाइएगा। चलिए उसके बाद देखिए 45 नंबर सवाल, कहता है कि निम्न में से कौन निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है। निजी क्षेत्र मतलब कि हुआ कि प्राइवेट कंपनी नहीं है। तो देखिए डाबर, डाबर तो आप लोग सुने होंगे जिससे मंजन रहता है, टूथपेस्ट, बहुत सारा प्रोडक्ट डाबर का आता है। तो यह प्राइवेट कंपनी है, पीवीटी लिमिटेड है। फिर बजाज ऑटो प्राइवेट है। फिर देखिए सेल, तो जो सेल कंपनी है वो अर्ध सरकारी है, इसमें सरकार का योगदान भी आधा है। तो यह सेमी गवर्नमेंट है, इसको हम लोग कहते हैं सेमी गवर्नमेंट कंपनी, सेमी गवर्नमेंट कंपनी कहते हैं। तो जो सेल है वो निजी क्षेत्र का कंपनी नहीं है, यानी कि यह प्राइवेट सेक्टर का इंडस्ट्री नहीं है। और टिस्को यानी कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी आप लोग जानते हैं, जिसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1907 में। कहाँ, जमशेदपुर में। स्थापना किसने किया था, तो जमशेद जी टाटा ने किया था। तो ये तो प्राइवेट कंपनी है ही। उसके बाद आइए अगला सवाल में, देखिए 46 नंबर, कहता है कि कौन सा खनिज कोडरमा से संबंधित है। दोस्तों कोडरमा जो झारखंड का एक जगह है, शहर है, तो कोडरमा किस खनिज के लिए मतलब कि जाना जाता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अबरख के लिए। ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। चलिए उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन 47 नंबर, कहता है कि ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है। दोस्तों ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है, तो ऑपरेशन फ्लड पहले जानिए कि किससे संबंधित है, पहले इसको समझिए। तो देखिए जो ऑपरेशन फ्लड है वो दूध से संबंधित है। किससे संबंधित है, दूध से संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड को ही कहा जाता है श्वेत क्रांति, यानी कि व्हाइट रिवोल्यूशन कहा जाता है। व्हाइट रिवोल्यूशन इसी को कहा जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि लीची उत्पादन के लिए बिहार का कौन सा 2 जिला है वो प्रसिद्ध है। हमको तो नहीं लगता है कि इसमें कोई भी स्टूडेंट का गलत आंसर आएगा। लीची के लिए मुजफ्फरपुर फेमस है और केला के लिए हाजीपुर। तो देखिए मुजफ्फरपुर और वैशाली जो है वो लीची के लिए है और हाजीपुर है वो केला के लिए है। चलिए देखिए आय तथा उपभोग का अंतर कहलाता है। बहुत आसान क्वेश्चन है। आय यानी कि इनकम, तो हम मान लीजिए 100 रुपया इनकम किए और उपभोग मतलब कि खर्चा, और इसमें से 80 रुपया खर्चा कर दिए, तब बचा कितना, 20 रुपया। तो इसको क्या कहेंगे, इसको हम लोग बचत कहेंगे, यानी कि यह बचत कहलाता है। तो आय तथा उपभोग का अंतर क्या कहलाता है, बचत कहलाता है। चलिए उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन 50वां, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कहता है कि इनमें से कौन व्यापारिक बैंक की जमा का प्रकार नहीं है। व्यापारिक बैंक जैसे आप लोग जानते होंगे एसबीआई हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, ये सब कौन सा बैंक है, तो व्यापारिक बैंक है, यानी कि कॉमर्शियल बैंक है। और देखिए बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है, तो बैंकों का बैंक कहा जाता है आरबीआई को, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। और ये जो है वो सरकारी बैंक है, यानी कि इस पर 100% अधिकार है वो किसका है, तो गवर्नमेंट का है। और व्यापारिक बैंक किसको कहते हैं, तो देखिए कॉमर्शियल बैंक में जिस पर अगर 50% से अधिक हिस्सेदारी सरकार का रहेगा तो उसको हम लोग सरकारी बैंक कहेंगे, और 50% से कम रहेगा उसको हम लोग प्राइवेट बैंक कहेंगे। जैसे एचडीएफसी हो गया, यस बैंक हो गया, ये सब प्राइवेट बैंक है। और कॉमर्शियल बैंक तो आप लोग जानते होंगे जो आरबीआई के बाद जितने भी बैंक है उसको हम लोग कॉमर्शियल बैंक कहेंगे, यानी कि व्यापारिक बैंक कहेंगे। तो देखिए व्यापारिक बैंक जो होता है
वो क्या कहता है, ओवरड्राफ्ट नहीं करता है, यानी कि अधिविकर्ष नहीं करता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। देखिए बैंक क्या करेगा, अस्थाई जमा लेगा यानी कि एफडी करेगा, फिक्स डिपॉजिट जिसको कहते हैं, फिर चालू जमा यानी कि करेंट डिपॉजिट, और आवर्ती जमा यानी कि यहाँ पे रिकरिंग डिपॉजिट भी होता है। तो इसको आप लोग ध्यान रखें, यहाँ पे हो जाएगा आंसर क्या होगा, अधिविकर्ष। चलिए उसके बाद देखिए, कहता है कि पूंजी बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है। दोस्तों जो पूंजी बाजार होता है यानी कि कैपिटल मार्केट, पूंजी बाजार को ही कहा जाता है अंग्रेजी में कैपिटल मार्केट। तो कैपिटल मार्केट में जो लेन देन होता है वो कैसा होता है, तो दीर्घकालीन होता है, यानी कि लॉन्ग टर्म का होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल, कहता है कि किसने कहा, कौन सा बात कहा था कि हम ग्राहक हमारी दुकान में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, वह हम पर निर्भर नहीं हम उन पर निर्भर करते हैं। तो यह जो कथन है वो किसके द्वारा कहा गया है, तो गांधी जी के द्वारा कहा गया, यानी कि ऑप्शन सी सही होगा, महात्मा गांधी। चलिए उसके बाद आइए 53 नंबर सवाल, कहता है कि इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है। दोस्तों कहता है कि इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है। तो ऑप्शन दिया गया, ए में संचार, बी है वित्त, सी है शिक्षा और डी है यातायात। तो इसका देखिए आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा शिक्षा, यानी कि ऑप्शन सी सही आंसर है। चलिए उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं 54 नंबर सवाल, कहता है कि इनमें से कौन ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। देखिए आपको ऑप्शन क्या दिया हुआ है, तो ज्वारीय ऊर्जा, पेट्रोलियम, कोयला और प्राकृतिक गैस। तो देखिए इसमें गैर परंपरागत यानी कि जो परंपरा से नहीं चला आ रहा है। तो देखिए जो ज्वारीय ऊर्जा यानी कि समुद्र में जो लहर आता है उससे एक मशीन लगा करके विद्युत उत्पादन किया जाता है, उसको हम लोग ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। तो जो ज्वारीय ऊर्जा है वो नवीकरणीय तो है ही, लेकिन यह गैर परंपरागत है, यानी कि यह जो सोर्स है वो भी नया खोज हुआ है, और बाकी कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस है वो पारंपरिक है, यानी कि परंपरा से चला आ रहा है। चलिए उसके बाद देखिए, कहता है कि गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था। दोस्तों गोंडवाना समूह के कोयला है उसका निर्माण बहुत समय पहले, यानी कि याद रखिएगा जो सबसे ज्यादा रहेगा, यानी कि 25 करोड़ वर्ष पूर्व, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखिए 56 नंबर सवाल, कहता है इनमें से कौन खरीफ फसल है। अभी यही क्वेश्चन आया था, खरीफ फसल कौन है, तो धान यानी कि चावल है। ये देखिए क्वेश्चन है वो रिपीट हो गया है, तो इसको आप लोग देख लीजिए एक बार। कहता है कि इनमें से कौन रेशेदार फसल नहीं है। तो देखिए कपास, जूट, गन्ना, सन। अब देखिए सन, जूट, कपास ये तो सब तो रेशेदार फसल है। गन्ना है वो नगदी फसल है, इसको बेचकर मार्केट से हम डायरेक्ट पैसा कमा सकते हैं, या फिर इससे हम लोग चीनी बना करके बेच सकते हैं। तो ये सब क्या है, नकदी फसल है। और बाकी जो कपास, जूट, सन ये सब रेशेदार फसल है। देखिए उसके बाद देखिए, कहता है कि कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है। दोस्तों 58 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा गुजरात। अब देखिए इसको एक टीचर था वो इस तरह से बता रहा था कि उसको सभी के लिए कहता है कि कांडला यानी कि कांड कब होता है, तो रात में होता है, यानी कि चोरी चमारी सब रातें में होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा रात से गुजरात, कांड से याद रखिएगा कांडला। उसके बाद देखिए 59 नंबर सवाल, कहता है कि गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था। दोस्तों गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था, तो जर्मनी में हुआ था, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद देखिए 60 नंबर सवाल, कहता है कि इंग्लैंड में मुद्रण कला की शुरुआत किसने किया। दोस्तों इंग्लैंड में मुद्रण कला यानी कि जो प्रिंटिंग का काम है, मुद्रण कला मतलब होता है प्रिंटिंग। देखिए अंग्रेजी समझिए, तो इंग्लैंड में प्रिंटिंग का काम है वो कैक्सटन ने शुरू किया था। आंसर क्या हो जाएगा, कैक्सटन, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए उसके बाद देखिए 61 नंबर सवाल, कहता है कि 1917 में पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों इसको हम लोग जानते हैं अप्रैल क्रांति के नाम से, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। कहता है कि लाल सेना का गठन किसने किया था। बहुत आसान क्वेश्चन है, लाल सेना का गठन किया था ट्रॉट्स्की ने, यानी कि ऑप्शन
सी बिल्कुल सही है। चलिए कहता है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई। दोस्तों ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी यानी कि बंगाल विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी में। तो बंगाल विभाजन के बाद मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, तो इसको आप लोग याद रखिएगा 1906 ईस्वी में। कहता है कि तख्त श्री हरमंदिर जी साहिब कहाँ स्थित है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा पटना में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। कहता है कि सिपाही विद्रोह कब हुआ था। दोस्तों सिपाही विद्रोह आप लोग जानते हैं कि 1857 का जो क्रांति हुआ था, इसी को सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए उसके बाद देखिए, कहता है कि श्वेत क्रांति संबंधित अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से है। अब देखिए आपको बताए थे कि श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, तो दूध उत्पादन से संबंधित है। अब दूध उत्पादन से संबंधित है यानी कि यह कृषि क्षेत्र से संबंधित हुआ, और कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। और उत्पादन क्षेत्र जो होता है वो द्वितीय क्षेत्र होता है, और तृतीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है, सेवा क्षेत्र कहा जाता है। यानी कि बैंकिंग हो गया या फिर स्कूल हो गया, ये सब सेवा क्षेत्र है, तो ये सब तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। चलिए उसके बाद देखिए बिहार दिवस कब मनाया जाता है। देखिए बिहार का स्टूडेंट है उसको बिहार दिवस नहीं मालूम रहेगा तो बिहार का क्या रहेगा। तो बिहार दिवस 22 मार्च को। 67 का सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए कहता है कि सबसे बड़ा पशु मेला का आयोजन कहाँ होता है। तो आप लोग गाना सुने होंगे, सोनपुर के मेलावा में। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सोनपुर। सबसे बड़ा पशु का मेला कहाँ लगता है, तो सोनपुर में। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि सासाराम में किस ऐतिहासिक शासक का मकबरा है। दोस्तों सासाराम, तो देखिए सासाराम बिहार में स्थित है, और सासाराम में किसका मकबरा है, तो शेरशाह सूरी का मकबरा है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, और ये भी प्रश्न भी आई है, इसको भी आप लोग लगा लीजिएगा, और इसको अगर याद नहीं है तो कॉपी में नोट कर लीजिएगा कि फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किसने किया। दोस्तों तो आप लोग जानते होंगे कि भाप इंजन का जेम्स वाट, तो फ्लाइंग शटल जो मशीन है उसका आविष्कार किया था जेम्स हारग्रीव्स। ये ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। चलिए दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में है। दुर्गापुर स्टील प्लांट है वो कहाँ है, दुर्गापुर फेमस जगह है कलकत्ता का। उसके बाद देखिए कहता है सेडौन का युद्ध। तो देखिए सेडौन का युद्ध है वो कब हुआ था, तो सेडौन का जो युद्ध हुआ था वो 1870 में हुआ था, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि हीगेल कौन था। दोस्तों हीगेल था वो कौन था, तो हीगेल एक दार्शनिक था। क्या था, हीगेल एक दार्शनिक था यानी कि फिलोसफर था। उसके बाद देखिए 74 नंबर सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहता है कि मार्च 1946, पहले तिथि ध्यान दीजिए। कहता है कि मार्च 1946 फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता। तो देखिए फ्रांस और वियतनाम के बीच जो समझौता हुआ था उसको कहा जाता है हनोई समझौता। हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। चलिए उसके बाद देखिए बंगाल विभाजन कब निरस्त कर दिया गया। देखिए अभी आपको बताए थे कि बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, और यहाँ पर पूछा गया कि निरस्त यानी कि रद्द कब किया गया था। बंगाल विभाजन को रद्द कब कर दिया गया था, तो 1911 ईस्वी में। हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। चलिए देखिए कहता है कि किस भूकंपीय तरंग की गहनता सबसे कम होती है। सबसे कम गहनता किस तरंग की होती है, तो पी तरंग। पी तरंग को ही कहा जाता है प्राइमरी वेव। और ये जो पी तरंग है वो पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले पहुंचता है। तो पी तरंग, और इसकी गहनता सबसे कम होती है, और ये नुकसान भी बहुत कम पहुंचाता है। उसके बाद देखिए कहता है कि कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागर में, यानी कि पृथ्वी का कितना प्रतिशत जल है वो महासागर में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 97%। बाकी का जो 3% है वो कहाँ पे है, भूमि में है, यानी कि
पीने लायक पानी है और कुछ आकाश में बादल के रूप में है। आकाश में बादल के रूप में है, पेड़ पौधे में है, बाकी जो 3% है वो है, बाकी 97% है वो सागरों में ही है। देखिए 78 कहता है कि बिहार की किस नदी घाटी परियोजना नहीं है। देखिए सोन, गंडक, कोसी, पुनपुन, इसमें बताना है कि कौन बिहार की नदी घाटी परियोजना नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा पुनपुन। चलिए उसके बाद देखिए गेहूं फसल है, बहुत आसान। गेहूं कौन होगा? रबी फसल होगा। चावल हो जाएगा खरीफ फसल, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही है। अब देखिए क्वेश्चन 80 नंबर, बलवंत राय मेहता समिति का संबंध इनमें से किससे है? यही क्वेश्चन हम आपको कुछ देर पहले बताए थे कि बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और ये भी बताए थे कि सबसे पहले शुरुआत हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो राजस्थान से हुआ था। कहाँ से हुआ था? राजस्थान से। तो इसको भी आप लोग याद रखिए। तो दोस्तों हम 80 क्वेश्चन इस वीडियो में देख चुके हैं। अब आप लोग कमेंट में बताइए कि 80 में से कितना क्वेश्चन आप लोगों को पहले से पता था और वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि हम आपके लिए अगला वीडियो ला सकें। और बाकी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग यहाँ से एक बार देख लीजिए। इसका आंसर हमारे वेबसाइट पर मिल जाएगा या फिर हमारा प्ले स्टोर से ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन को लगभग 1 लाख से अधिक लोग यानी कि 100 के स्टूडेंट डाउनलोड कर चुके हैं। तो आप लोग भी जाकर के डाउनलोड उसको कर लीजिए। बिल्कुल नया एप्लीकेशन है, ताकि सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।